तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका, है ना। देखो, शुरू करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर के, जो कि एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है, सिलेबस को लेकर के पूरी चर्चा है। तो ये जो सिलेबस को लेकर पूरी चर्चा में एक एक करके मतलब बात करूंगा मैं कि मध्य प्रदेश में जो ये क्रमिक जो राज्य से प्रारंभिक परीक्षा, वरिष्ठ ओमार प्रकार का और मुख्य परीक्षा, तो जो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है एक बार फिर से हम इसको एक बार करते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो हम एक एक बढ़ेंगे प्रथम चरण का पेपर, और प्रथम चरण के पेपर में ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य अध्ययन का पेपर 200 अंक का और दूसरा आपका सी सेट का। तो फिर से शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है, जो लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो दूसरा पेपर है सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है। क्वालिफाई मतलब कि एक क्वाली जैसे 30% 40% एक निश्चित है, उतने मार्क्स आपको लाने बस हो गया, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, वो मार्क्स जुड़ेंगे भी नहीं आपको, तो जीएस के में रहेगा आपको। तो अगर हम चर्चा करेंगे उसमें एक एक करके, बात क्रम हमारा है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। सबसे पहली बात बता दूं, 10 यूनिट में इस पूरे सिलेबस को बांटा इन्होंने, और इन्होंने एक चीज क्या बोली है, बहुत शॉर्ट में इसको हम निपटाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हमारा सामान्य अध्ययन का, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसमें मध्य प्रदेश का इतिहास में क्या है कि प्रमुख घटनाएं। पहला टॉपिक अगर चर्चा करें क्या बेटे, सबसे पहली चर्चा क्या करेंगे बेटे मेरे बच्चे, तो सबसे पहला दिमाग रखेंगे आप लोग, क्योंकि एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। तो पहला, क्योंकि मेंस का भी टॉपिक है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रमुख क्या बताना है, घटनाएं बताना है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा है, तो चाहे 1857 की क्रांति की बात हो, चाहे 1947 की बात हो या उसके बाद की बात हो। मध्य प्रदेश प्रमुख कलाएं और स्थापत्य कला कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उसकी बोलियां कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश प्रमुख त्योहार कौन से, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार उनकी कृतियां कौन सी है, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल कौन से हैं। कुल मिला के अगर हम चर्चा करें तो ये आपकी पहली यूनिट, इसमें से 10 क्वेश्चन समथिंग पूछेगा। और उसके बाद तुरंत भारत के इतिहास, भारत के सबसे प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, और 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या हुए, स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रहा, और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के एकीकरण पुनर्गठन में क्या योगदान रहा। ये एक दिमाग में रखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश में बन कैसे। तो अगर दूसरे तरीके से भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे छात्र होते हैं जो एमपीजी को एक साथ पढ़ते हैं, तो एक साथ भी पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, एक साथ भी आप एकदम पूरा पढ़ सकते हैं, या पूरे, क्योंकि समथिंग जैसे मान लीजिए 10 से 12 चैप्टर लगभग आप देख रहे हैं एक एक यूनिट में निकल रहे हैं, मान लो 10 चैप्टर निकल रहे हैं, तो अगर 3 यूनिट है तो मुश्किल कितना निकल गया। तो आप वही समझने का प्रयास करिए, बस उन्होंने एक स्तर बना दिया है कि इस स्तर पर आपको चीजें उसकी चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश का भूगोल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्य जीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश परिवहन, सिंचाई। तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा आपके यूनिट 3 में। यूनिट 4 में भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में क्या पढ़ना है, भौतिक और भौतिक भूगोल और विशेषता है। प्राकृतिक प्रदेश की चर्चा करते हैं, पिछले बार भी क्वेश्चन आपके पूछा है प्राकृतिक प्रदेश से। मौसम संबंधित, ऋतुओं से संबंधित किस प्रकार से बांटा गया है, प्राकृतिक प्रदेश कितने बनाए, कृषि के कितने प्रदेश बनाए गए, इसी प्रकार चीजें। प्राकृतिक संसाधन की बात करें, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान कैसे हैं भारत में। सामाजिक भूगोल की बात करें, जनसंख्या कैसी, आबादी की बात करते हैं, तमाम चीजों की बात करते हैं। आर्थिक भूगोल की बात करें तो प्राकृतिक मानवीय संसाधन की बात करते हैं। इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है, आपको याद है आपसे NH-46 क्या है, कहां से कहां जा रहा है, कहां से टच होता है, कहां से नहीं होता, ये प्रकार के क्वेश्चन यहां पर अच्छे खासे पूछते रहते हैं। फिर आर्थिक भूगोल के बाद हमारा आता है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, ये वहीं से है, मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत नगरीय प्रशासन। वैसे तो इस विषय को बच्चे इतना पढ़ते हैं फिर भी कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछ जाता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछ जाता है, एक आपने देखा होगा पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से कौन राज्यपाल है, कौन राज्यपाल नहीं रहा है, कौन इसमें से विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री रहा कौन। तो ये आपको दिमाग में इतना होना चाहिए कि सारे मुख्यमंत्री, सारे राज्यपाल, सारे विपक्ष के नेता, बस इतना अगर पता है तब भी इस क्वेश्चन को आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं। फिर राज्य की व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें जननांकिक, जनगणना, आर्थिक विकास प्रमुख उद्योग कौन से हैं। उसका छठा यूनिट है भारत का संविधान शासन प्रणाली, सिंपल कुछ नहीं करना, लक्ष्मीकांत की चीजें हैं और उसको भी उठा करके पढ़ लेंगे तो भी सही है कि भारत शासन नियम 1919, 1935, संविधान सभा में आजकल बहुत घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है। पिछली बार भी आपने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। संविधान संशोधन से जो क्वेश्चन पूछा था बहुत ही, मतलब मैं बोला ना कि आपको माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था, बच्चे बड़े से बड़े जो इस विद्यार्थी वो भी इस क्वेश्चन में क्या हो गए थे, चल गए थे। संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति तत्व है। ये छठे में हमारी पॉलिटी है, जिसमें बात करते हैं पॉलिटी के साथ साथ एक हमारा सा एक विकास जिसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं। और इकोनॉमी में इसमें सिंपल इतना सा क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको आरबीआई और आरबीआई की कार्यप्रणाली आनी चाहिए, जिसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, आरबीआई एक्ट पता है आपको, आरबीआई एक्ट के अलावा आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो है मनी का सर्कुलेशन कैसे होता है, आपको पता है फिजिकल डेफिसिट क्या है, ये आपको एटलीस्ट पता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, द्वितीय घाटा, ये तमाम चीजें थोड़ी कॉन्सेप्ट पता है। ये भी नहीं पता तो CRR, SLR पता, कैश रिजर्व रेशियो पता होना चाहिए आपको, SLR पता होना चाहिए आपको, OMO पता होना चाहिए, ऑपरेशन जो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हुए पता होना चाहिए, प्लीज आपको ये दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे।
ठीक है, तो ये काफी कुछ हो जाएगा। फिर रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी है, एनएसई है, गैर बैंकिंग वित्तीय है। और 7th में है आपका विज्ञान एवं पर्यावरण। याद करिए जो हम जनरल साइंस पढ़ते थे, अब जनरल साइंस को थोड़ा सा हमें हट के पढ़ना है। इसका मतलब विज्ञान के मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, पर्यावरण जैव विविधता क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पोषण आहार, पोषक तत्व कौन से हैं, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य मदद, ये आपकी 7 में है। और 8वां सीधा है करंट अफेयर, जो इतना संचार प्रौद्योगिकी, ये है आपका रोबोटिक्स से संबंधित क्वेश्चन। यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है मेरे बच्चे करंट अफेयर से, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है टिपिकल ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है। अगर आप स्पूफिंग को पढ़े, अगर आप लोगों ने, स्पूफिंग क्या है, आप स्पैमिंग क्या है, स्पूफिंग क्या है पता होना चाहिए, साइबर अटैक क्या होते हैं, मालवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। आप सुना होगा आप लोग स्पाईवेयर, आप एक सुना होगा स्पाईवेयर का क्या डिफरेंस है आपका। एक आपने सुना होगा आप लोगों ने, कुछ लोग क्या करते हैं माल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अलग अलग चीजों का प्रयोग करते हैं। पहले आपने वायरस का नाम सुना होगा, वायरस के बाद एक एंटीवायरस का नाम सुना होगा। एंटीवायरस में भी कई प्रकार के एंटीवायरस होते हैं। कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो कि स्पाई करते हैं, मतलब आपके कुछ भी आपको नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचे, बस आपके सिस्टम की स्पाई करते हैं, नजर रखते हैं और सारी चीजों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये पता होना चाहिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में। इसमें ई कॉमर्स में एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, B2B क्या है, C2C, B2B, B2C, ये सब चीजें। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे देने लगा, वो क्वेश्चन देता है एक आपको नहीं कहते, एक केस बना करके देता है। अब केस के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पूछता है तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज उसको थोड़ा घुस के पढ़िएगा। और प्लीज एमपी में बहुत सारे ऐसे ट्यूटर भी हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग भी हैं जो आपको 1 घंटे में 1 यूनिट कवर कराते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी हाथ जोड़ता हूं और आप पढ़ने वालों को भी हाथ जोड़ता हूं कि धन्य है आप, एमपीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं और 1 यूनिट आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। और वीडियो भी एक खतरनाक बनती, वीडियो बनाया जाता है संपूर्ण यूनिट 9 यूनिट मात्र 1 घंटे में जाए हो। मतलब इधर सिलेबस पढ़ के लोगों को क्या है तवेला निकल गया है और वो 1 घंटे में संपूर्ण वीडियो। तो एक तो पहली बात इन सब चीजों से बचने का प्रयास करें। ऐसा सब करके आप क्या करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति को बहुत छोटा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं। जबकि आप बनने जा रहे हैं डिप्टी कलेक्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप इतनी छोटी वाली बात कर लेते हैं कि वो आपको 1 घंटे के अंदर सिर्फ बांच दिया जाता है, उस बांचने को आप समझ लेते हैं कि आपकी तैयारी हो गई। तो इसीलिए आपका सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि एक विषय, अगर बात करूं इलेक्ट्रॉनिकी को अच्छे से समझना है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में अगर आप ढंग का पढ़ेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट ही इतना जबरदस्त है, उसके सारे संशोधन की एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, साइबर सिक्योरिटी। इस पे एक वीडियो में नहीं कवर हो सकता, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू, राइट। उसके अलावा ई गवर्नेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनेट सोशल नेटवर्क की साइट्स में क्या क्या चल आता है, ई कॉमर्स। और सबसे लास्ट में हमारा है जो कि चर्चा की, इसमें जितने सारे आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, तमाम सारे आयोग आपके सामने हैं। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ आयोग से नहीं बल्कि केस स्टडी देकर देता है। जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था उसने कि मान लीजिए आप कहीं पर केस करते हैं, मान लीजिए एनजीटी में केस करते हैं, तो आपको अपील करना, तो कितने दिन में अपील करेंगे आप। अब ये भी क्वेश्चन आप क्या रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें जो कोचिंग में क्या पढ़ा दिया जाता है, खास करके स्टैंडर्ड कोचिंग तो होती है जिसमें अच्छा खासा पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉर्मली क्या पढ़ाया जाता है, और वो चिरकुट नोट्स भी आते हैं, चिरकुट नोट्स में बताया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग क्या है, कौन सा आर्टिकल है, क्या कौन वर्तमान में है, कौन पैसा। भैया ऐसे क्वेश्चन भी जरूरी नहीं कि पूछेगा, क्योंकि अब उसने अपना पैटर्न बदला है। अब आपको बताना पड़ेगा कि अगर वो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का निर्वाचन आयोग अपनी छुट्टी किससे लेता है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत का निर्वाचन आयोग अपनी छुट्टी किससे ग्रांट करता है। भाई वो भी तो छुट्टी में जाता होगा, हाँ सही बात है, स्वाभाविक सी बात है, अपनी छुट्टी किससे लेता होगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा। तो ये चीजें अब थोड़ा सा डिफरेंट हो रही हैं, थोड़ा देखना आपको। राज्य निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हित अधिकरण है, खाद्य संरक्षण। इसका मतलब ये मत सोचा करो कि बस हो गया एक वीडियो में यूनिट 10 खत्म, वो खत्म हो जाता है बस। प्लीज इसको सीरियसली लीजिए और सिंसियरली तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को करिए, और प्लीज अपनी तैयारी बहुत शानदार करिए, बहुत जोरदार करिए। और एक चीज का ध्यान रखिए, अपने आप को मोटिवेशंस में हमेशा डालते रहिए। और इंसान के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन उसका खुद का अपना ड्रीम होता है, खुद का अपना सपना होता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा आप सबसे कि प्लीज आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिए, लग जाइए। चले फिर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।